हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट रूल होता क्या है आर्टिकल 356 में। तो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली होता क्या है, इसको हम देखते हैं क्या होता है, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 356 को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं 355 को कि आर्टिकल 356 की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। ठीक है, 355 देखो क्या कहता है। 355 इम्पोज करता है ड्यूटी ऑन सेंटर। क्या ड्यूटी इम्पोज करता है? टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि जो सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंटर के ऊपर ड्यूटी है कि वो करें ऐसा। ठीक है, आप देखते हैं अब ये ड्यूटी है तो कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपनी इस ड्यूटी को अच्छे से क्या कर सके, मतलब वो कर सके, उसको लागू करवा सके। तो उसके लिए अगला प्रोविज़न है कौन सा? 356 कि अगर वो नहीं माने उस ड्यूटी को, उसकी बात को नहीं माने तो फिर क्या करेंगे वो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या कहता है ये प्रोविज़न। ये कहता है कि साहब प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड। अच्छा, इसमें ये है कि अगर प्रेसिडेंट इस चीज़ से सेटिस्फाई है ना कि सिचुएशन ऐसी निकल गई है जिसमें जो गवर्नमेंट है ना स्टेट की, वो बहुत बेकार काम कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है ये, उसको कर सकता है ये, उसको वहाँ पे 356 लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो 356 लगाने से क्या होता है। अब देखो 356 ये कहता है वेन एवर स्टेट फेल टू कंप्लाई और गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर it will be lawful to hold that a situation has arisen in which the government of the state can be carried on in accordance with constitution। इसका मतलब अगर उसको ऐसा लगता है ना कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो वो क्या 356 को इम्पोज कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, या उसके बिना भी कर सकता है। ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन की कोई ऐसी बहुत ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर इसको वो कर दिया तो उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिएगा। अब पार्लियामेंट इसको कैसे अप्रूव करेगा? अब इसमें लिखा हुआ है कि कितने दिन में अप्रूव करना है उसको? 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स। और इन केस अगर लोकसभा अगर डिजॉल्व हो गई तो क्या होगा फिर? तो फिर उसे 30 डेज फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग, न्यू जो लोकसभा है वो जिस दिन से आई है उसकी जो पहली सिटिंग है तो उससे 30 डेज के अंदर उसको क्या है करना पड़ेगा। और इसी टाइम पे किसने कर दिया हो उसको? राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या कहता है। कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years बाय अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन इन एवरी 6 month। ये तो सिंपल सी बात है, हर 6 महीने में अप्रूव कराओ, 3 साल तक चलाओ। कितना मज़ेदार बात है। अब इसमें भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ किया है। क्या किया है वो मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, ये सिर्फ है ना जो ये वाला जो 356 वाला जो अप्रूव करने वाला है वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ना कि हमने नेशनल इमरजेंसी केस में कौन सी चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी। इस केस में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें क्या चेंज किया है। वो किया है कि अगर इसको 1 साल से आगे बढ़ाया है ना तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी बढ़ पाएगी। कौन कौन सी? कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि भैया यहाँ पे इस स्टेट में चुनाव नहीं हो सकते हैं, अभी ऐसी सिचुएशन है इसमें चुनाव नहीं होंगे, तो ही इसको 1 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इसको सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से क्या है वो करना है। और इसका कोई रिवोकेशन जो है, इसको रिवोक करने के लिए जैसे हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी केस में रिवोकेशन के लिए भी एक प्रोक्लेमेशन थी, इस प्रोक्लेमेशन को रिवोक करने के लिए भी प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि जो स्टेट है वो क्या करता है, जो इसका पहला कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि स्टेट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब जो जो चीफ मिनिस्टर है
या उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं ये लोग सस्पेंड, और उनके काम को कौन ले लेता है, प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, कौन ले लेता है, प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है। इसीलिए इसको कौन सा रूल कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, उसकी जो अथॉरिटी है, जो एग्जीक्यूटिव जो सारी अथॉरिटी है ना, वो किसके हाथ में आ जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब जो है उसको डिसॉल्व किया जाए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर वैसी की वैसी बनी रह सकती है अगर वो चाहें तो, और इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को मतलब सस्पेंड किया जाता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो चाहे तो उसको रद्द कर सकते हैं, मतलब उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो बनी रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको क्या है, उसकी जो पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, या फिर पार्लियामेंट जो कोई अथॉरिटी और किसी अथॉरिटी को दे सकता है, ये प्रेसिडेंट को या गवर्नर को या किसी को भी अथॉरिटी को दे सकता है ये पावर जो है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर की जो लॉ बनाने वाली जो पावर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला एक कहता है, ही कैन टेक ऑल नेसेसरी एक्शन लाइक सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनी बॉडी और एनी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है अथॉरिटी के बारे में और जो चीज़ें हैं उनके बारे में उस स्टेट से रिलेटेड, तो उसको क्या है, ये सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, कौन, ये जो पार्लियामेंट है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला। अगर है ना, जब स्टेट लेजिस्लेचर ये सस्पेंड हो जाए या फिर डिसॉल्व हो जाए तो फिर क्या होगा, तो पार्लियामेंट जो है ना उसकी जो पावर है उसको डेलीगेट कर सकता है। जो अब लॉ कौन बनाएगा फिर भैया, ठीक है, तो लॉ बनाएगा कौन, जो पार्लियामेंट कोई अथॉरिटी बना दे कि वो लॉ बनाएगी। ठीक है, किसी को भी डेलीगेट कर सकता है वो पावर, प्रेसिडेंट को कर सकता है, वहाँ के गवर्नर को कर सकता है। इस तरह से कोई भी जो उसको बोल देगा उस वो पावर को एक्सरसाइज करेगा। अगला क्या है, प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम व्हाट, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। अब इसका मतलब ये जो है कि लोकसभा अगर पावर उसमें नहीं है सेशन में, तो अब उसके जो एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का, तो उससे पैसे कौन निकालेगा, तो उसके लिए कौन, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑथराइज है कि वो उसके लिए उसमें से एक्सपेंडिचर को अलाउ कर सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट उसके लिए क्या है, ऑर्डिनेंसेस भी पास कर सकता है। कौन सी बड़ी बात है, प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंसेस को। ठीक है, अब देखो लॉ, हमने नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या देखा था, जो लॉ बनाए थे ना इन्होंने नेशनल इमरजेंसी, वो सिर्फ कितने महीने तक थे, 6 मंथ्स के बाद क्या हो रहे थे, वो कैंसिल हो जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो इन्होंने क्या बनाए हैं, जो लॉ बनाए हैं वो कंटिन्यू रहते हैं उसके आफ्टर भी, मतलब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होने के बाद भी वो कंटिन्यू चलते रहते हैं वैसे के वैसे ही। हालांकि हाउएवर दे कैन बी रिपील्ड एल्टर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको रिपील कर सकता है, एल्टर कर सकता है सेम तरीके से, लेकिन वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी केस में क्या हो रहा था, वो ख़त्म हो जा रहे थे, यहाँ पे वो कंटिन्यू रहते हैं उसके बाद भी। ठीक है, अच्छा, ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट कैन नॉट वेस्टेड हिमसेल्फ द पावर ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब जो जुडिशरी है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब जुडिशरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये नहीं कर सकता है कैंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या फिर जो जुडिशरी की पावर है उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक मज़ेदार देखिए, इसमें 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 का है, जो क्या है मैंने आपको बताया था अभी कि वो जुडिशियल रिव्यू से इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने बोला है, मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इम्पोजिंग आर्टिकल 36 बी फाइनल एंड कंक्लूसिव। इसका मतलब प्रेसिडेंट ने जो सेटिस्फैक्शन है कि वहाँ 356 लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, वो फाइनल होगी और कंक्लूसिव होगी, उसमें कोई जुडिशियल रिव्यू का केस ही नहीं है। ठीक है, कोर्ट के रीच से बाहर। लेकिन ये क्या है, वापस से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया प्रोविज़न को। बहुत सही किया, नहीं करते तो क्या होता SR बोमई केस में या फिर मिनर्वा मिल केस में, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को क्या बोला है उन्होंने, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला है,
तो उसमें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है ये प्रोविज़न। ठीक है, अभी देखते हैं। एस आर बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में। एस आर बोमई केस स्पष्टली बोला, क्या बोला है, देखो क्लियरली क्या बोला है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कौन कौन से ग्राउंड पे, कि मैलाफाइड हो, ठीक है, और जो इररिलेवेंट फैक्ट्स एंड कौन कौन से, मैलाफाइड हो सकता है, इररिलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, और एक्स्ट्रान्यूअस फैक्ट हो सकते हैं, कि बिना बात के आप लोगों ने उस तरह के फैक्ट्स बनाए हैं जबकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कुछ नहीं हुई है। ठीक है, इस ग्राउंड पे इसको जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।